अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और जिस मूवी का हमें इंतज़ार था वो आ ही गई। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जालिम राजा को जो आवाम से खुदाई करवा रहा है और उसे एक तलाश है अटर्नियम की। वो अटर्नियम को कुछ हिस्सों को जोड़कर एक ताज बनाने वाला है जिसकी मदद से वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, जिससे वो सिकंदर आज़म की तरह पूरी दुनिया पर राज करेगा। खुदाई के दौरान एक मज़दूर को अटर्नियम का एक हिस्सा मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे मज़दूर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का जो एक नौउम्र था वो इस बूढ़े आदमी से अटर्नियम लेकर एक सिपाही को दे देता है ताकि इनकी आपस में लड़ाई ख़त्म हो। वो सिपाही से इसके बदले इनाम मांगता है, लेकिन सिपाही उस बूढ़े आदमी को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर देता है। उस बच्चे को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो बगावत कर देता है। सभी गुलाम उस बच्चे का साथ देते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। लेकिन जब वहाँ के बादशाह को इस बात का इल्म होता है कि एक छोटा सा बच्चा उसके मुकाबले में आन खड़ा हुआ है, वो अपने जलाद को हुक्म देता है कि इसका सर तन से जुदा कर दे। जलाद जैसे ही तलवार उठाता है बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह वहाँ के देवता थे। देवता लड़के से बहुत खुश थे क्योंकि वो दिल का साफ और गुलामाना ज़हनियत से आज़ाद था। वो लोग इसे अपनी पावर्स दे देते हैं और कहते हैं जब भी तुम ये लफ्ज़ शाज़ैम बोलोगे तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाएंगी और तुम जिसका चाहो खात्मा कर सकते हो। और वो इसे इंसाफ कायम करने के लिए कहते हैं। लड़का जब वापस पहुंचता है तो वो बहुत ताकतवर बन चुका होता है। वो आते ही तबाही मचा देता है और राजा जिसके पास अब ताज मुकम्मल हो चुका था वो भी बहुत ताकतवर बनने वाला था, लेकिन शाज़ैम के आने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ एक हादसा होता है। लड़के का अपनी ताकतों पर कंट्रोल ना होने की वजह से बादशाह के साथ साथ सारा मुल्क भी तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से सारे देवता इस लड़के से बहुत नाराज़ होते हैं और उसे एक जगह पर कैद कर देते हैं। उसके बाद हमें 5000 साल बाद यानी आज के वक्त का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं चंद आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो इसी ताज की तलाश में छानबीन कर रहे थे। एक लड़की एड्रियाना जिसके पास इस ताज की लोकेशन और उसके पास काफ़ी क्लू थे, वो इसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो पहुंचती है एक गार में जहां ये ताज मौजूद था। एड्रियाना को आखिरकार ताज मिल ही जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना घर का ले बेदी लंका डाए, उसके साथ भी यही मामला होता है। उसके साथ आया हुआ एक लड़का जिसका नाम था इस्माइल, वो उस पर अटैक कर देता है। वो एड्रियाना से कहता है कि ताज मेरे हवाले कर दो और उसे गन पॉइंट पर रखकर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जिस पर एड्रियाना उसके सामने लिखे हुए अल्फाज पढ़ने लगती है। जैसे ही वो शाज़ैम लफ्ज़ बोलती है वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं पहली बार ब्लैक एडम को। ब्लैक एडम आते ही तबाही मचा देता है, वो सबको धूल मिट्टी बना देता है। इस्माइल मरने का नाटक करने की वजह से उसके हाथों बच जाता है। ब्लैक एडम घर से बाहर निकलता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी होती है, लेकिन वो फ़ौज इसके सामने टिक नहीं पाती। वो अपनी तेज़ी और फुर्ती से उन सभी को एक पल में फना कर देता है। ताज अभी भी एड्रियाना के पास था। वो अपने एक बचे हुए साथी के साथ वहाँ से भाग रही थी, लेकिन ब्लैक एडम उसके पास आ जाता है। इससे पहले कि उनकी ब्लैक एडम से कोई बात हो पाती, एक फ़ौजी जो अभी तक जिंदा था वो अटर्नियम से बनी हुई एक मिसाइल ब्लैक एडम की तरफ मारता है, जिसकी वजह से ब्लैक एडम जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। लेकिन मरने से पहले वो उस फौजी का खात्मा कर देता है। एड्रियाना और उसका साथी मिलकर उसे अपने घर पर ले आते हैं, जहां एड्रियाना का बेटा ब्लैक एडम से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम अपनी ताकत का ठीक इस्तेमाल करके हम सब के मसीहा बन सकते हो। लेकिन ब्लैक एडम कहता है मुझे सुपर हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं,
मुझे नहीं बनना किसी का मसीहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल आता है और सारे शहर में घूमने लगता है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ एक सीन देखते हैं जहाँ एक ब्लैक लेडी हॉकमैन से बात कर रही है और उसे दिखाती है ब्लैक एडम ने आते ही कितनी तबाही मचाई है। वो हॉकमैन से पूछती है कि आप उसके पास कोई ऐसी टीम है जो ब्लैक एडम को रोक सके। इस पर हॉकमैन इसे अपने 3 दोस्तों के नाम बताता है जो एक ब्लैक एडम को रोकने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन इतनी ही देर में इस्माइल और उसके आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो एड्रियाना और उसके बेटे को मारने लगते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को ख़त्म करते ब्लैक एडम इन्हें देख लेता है और बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान हॉकमैन की बनाई हुई टीम, जिसे हम जस्टिस टीम कहेंगे, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। एक तरफ इस्माइल के लोग, दूसरी तरफ जस्टिस टीम और तीसरी तरफ अकेला ब्लैक एडम। लेकिन ब्लैक एडम इन सब पर भारी था, उन सब को बहुत ज़्यादा मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ब्लैक एडम के वहाँ से जाने पर सारी टीम मिलकर एड्रियाना के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ब्लैक एडम को पकड़ने में हमारी मदद करो। पर एड्रियाना कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब बुरे लोग हम पर जोर जमाई कर रहे थे, हम पर जुल्म कर रहे थे। उस वक़्त तो तुम लोग नहीं आए। अगर आज हमें एक मसीहा मिल गया है तो तुम लोग उसे पकड़ने की कोशिश में यहाँ आ गए हो। इस पर जस्टिस टीम उसे एक दलील देती है। उसे 5000 साल पहले हुआ एक वाक़या सुनाती है जिसके मुताबिक ब्लैक एडम ने सारा शहर तबाह कर दिया था। एड्रियाना उनकी दलील सुनकर कन्विंस हो जाती है और उन्हें ब्लैक एडम के पास ले जाती है। एड्रियाना जस्टिस लीग और ब्लैक एडम को साथ मिलाने पर उनसे कहती है लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर पहुंच जाता है और ताज तलाश करने लगता है, लेकिन उसे वहां से ताज नहीं मिलता। वो ताज ना मिलने पर एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेता है। लेकिन एड्रियाना का बेटा बड़ी होशियारी से एड्रियाना को कॉल करके सारी सूरत हाल बताता है। एड्रियाना का बेटा बड़ी होशियारी से एड्रियाना को कॉल करता है और सारी सूरत हाल बताता है। एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है ताकि उसके बच्चे की ज़िंदगी बच सके, जिसके लिए वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। हॉकमैन इस्माइल के 2 आदमियों को पकड़ कर ले आता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने एड्रियाना के बेटे को कहाँ पर छुपा रखा है, जिस पर वो लोग बताते हैं इस्माइल की खुफिया जगह के बारे में जो कि एक रेगिस्तान में मौजूद थी। जब वो सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर गन तान रखी है और वो एड्रियाना से ताज का मुतालबा करता है। एड्रियाना अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए ताज उसे दे देती है, लेकिन ताज मिल जाने के बावजूद इस्माइल एड्रियाना के बेटे को नहीं छोड़ता। वो उस पर फायर कर देता है, जिसे देखकर ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एड्रियाना के बेटे को बचा लेता है और इस्माइल को जलाकर खाक कर देता है। यहाँ ब्लैक एडम हॉकमैन को अपना राज बताता है कि असली ब्लैक एडम वो नहीं बल्कि उसका बेटा था। असल में ताकतें उसके पास थीं, लेकिन जब वो वहाँ से गायब हुआ तो बादशाह ने गुस्से में आकर उसकी बीवी और उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी बीवी का उसकी आंखों के सामने ही कत्ल हो गया। लेकिन इसी दौरान उसका बेटा बहुत सारी ताकतों के साथ वापस लौट आया और उसने सारी ताकतें उसको दे दी। लेकिन जालिम राजा ने मेरी आंखों के सामने ही मेरे बेटे की जान ले ली, जिसकी वजह से मेरा खुद पर काबू न रहा और मैंने बादशाह के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर दिया। फिर वो ब्लैक एडम अपने आप को जस्टिस सोसाइटी के हवाले कर देता है। वो लोग इसके मुंह पर एक नोज़ल जैसी मशीन लगाकर, ताकि वो दोबारा शज़ैम लफ्ज़ ना बोल सके, उसे पानी के अंदर एक छोटी सी जेल में बंद कर देते हैं। ब्लैक एडम अब कैद में था और जस्टिस सोसाइटी को लग रहा था कि अब कोई तबाही नहीं होगी, कहीं भी कोई बुरी खबर सुनने को नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इस्माइल को, जो कि जहन्नम में पहुंच चुका है और वो वहाँ के डिमोन से ताकतें मांगता है। डिमोन उसे ताकतें दे देता है क्योंकि मरते वक्त ताज उसके हाथ में था, जिसकी वजह से इस्माइल एक बहुत ख़तरनाक आदमी बन जाता है। वो वापस दुनिया में आते ही तबाही मचा देता है। जस्टिस सोसाइटी को जब इस बात की खबर होती है तो वो उसे रोकने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस्माइल सबको बहुत बुरी तरह से धोता है
اور ڈاکٹر فیٹ کی جان بھی لے لیتا ہے، لیکن ڈاکٹر فیٹ مرنے سے پہلے یہ اندازہ لگا چکے ہوتے ہیں کہ اسماعیل کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ ٹیلی پیتھی کے تھرو بلیک ایڈم سے رابطہ کرتے ہیں، جو کہ اس وقت جیل میں موجود تھا، اور اپنی طاقتوں کی مدد سے اس کو جیل سے فرار ہونے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بلیک ایڈم جیل سے باہر آتے ہی شازیم لفظ بولتا ہے اور دوبارہ سے وہ ایک طاقتور آدمی بن جاتا ہے۔ بلیک ایڈم کے وہاں پہنچتے ہی ہمیں ایک زبردست قسم کی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلیک ایڈم اسماعیل کو اس کے سر سے پکڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں ایک سکون نمودار ہوتا ہے اور سبھی لوگ بلیک ایڈم کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف بلیک لیڈی بلیک ایڈم سے رابطہ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اب اسی شہر میں رہنا ہے، یہی تمہارا گھر ہے، تم یہاں سے ہرگز بھی نکلنے کی کوشش مت کرنا، تم یہاں رہو، یہاں کے لوگوں کا مسیحا بنو اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ جس پر بلیک ایڈم کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتا، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گا، مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ جس پر بلیک لیڈی کہتی ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں یہاں کی دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں روک سکتا، لیکن میں کسی ایسے کو جانتی ہوں جو اس دنیا کا تو نہیں لیکن تمہیں روکنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بلیک ایڈم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جس سکرین پر وہ اس لیڈی سے بات کر رہا تھا اسے تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سارا دھواں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوتا ہے ہمیں وہاں دکھایا جاتا ہے اس مووی کا موسٹ کریڈٹ سین، جس میں سپر مین اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے کہتا ہے کہ شاید ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری فلم اینڈ اپ ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو؟ پلیز